नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि जो सीरीज चल रहा था हमारा सार संग्रह का, उसी सीरीज के तहत आज यह नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इसके पहले मैं एक बात और बता दूँ कि जेपीएससी की जो करंट एग्ज़ाम कैलेंडर है उसमें एक परीक्षा की जो तिथि थी वो फेल हो चुकी है। यानी कि जो मार्च में जिसकी इंटरव्यू होने वाली थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, वह परीक्षा की तिथि फेल हो चुकी है, यानी कि कैलेंडर फेल हो चुकी है। अब देखना ये होगा दिलचस्प कि कैसे वह फिर से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करती है और क्या क्या उसमें परिवर्तन करती है और किन किन परीक्षाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों को लेके मैं चर्चा करूँगा और जो चर्चा होगी वह जैसे ही एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उस पर चर्चा होगी। परंतु अभी जो 2 मई का टारगेट है और उस 2 मई के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस ले चुका हूँ। सेशंस आपके यूट्यूब में अपलोडेड है, उसे आप देखेंगे। और अब जहाँ तक आपका टेस्ट सीरीज की बात है तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो कि AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट थाना कुली राजगंज में है। यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द आपको उन क्वेश्चनों का डिस्कस इस चैनल में भी मिलेगा। और जो प्रश्न आपको आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आज सार संग्रह के इस टॉपिक में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपके लिए जो पिछले कई वर्षों से आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो वे क्या प्रश्न थे और उनकी क्या क्या प्रकृति थी, उसे समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न को मैं लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें ऑप्शन दिया जाता है, उस अनुसार आपको जवाब देना है। तो इसका जो सटीक जवाब होगा अप्रैल 1914 ईस्वी में, यानी कि अप्रैल 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और इसमें 26,000 आदिवासियों ने भाग लिया था और 26,000 आदिवासियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। और ताना भगत आंदोलन से संबंधित जो भी बातें हैं वह क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो पोटो सरदार थे वह किस जनजाति के थे। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि जो पोटो सरदार थे वह किस जनजाति के थे। तो वह मूलतः दोस्तों हो जनजाति के थे। पोटो सरदार लोग हो जनजाति के थे और ये झारखंड का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो सिंहभूम के क्षेत्र में बहादुरी दिखाई और ब्रिटिश सेना को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दी थी। इन पोटो सरदारों की वीरता की कहानियाँ झारखंड में बहुत आयत में पाई जाती है। और ये पोटो सरदार कौन थे, तो हो जनजाति का। और ये लोग कहाँ से हैं, तो सिंहभूम क्षेत्र से। इनकी बहादुरी की कहानियाँ सिंहभूम क्षेत्र में प्रचलित है। तो पोटो सरदार याद रखेंगे, हो जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1954 ईस्वी में छोटानागपुर संयुक्त संघ। देखेंगे दोस्तों, छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो छोटानागपुर संयुक्त संघ के जो अध्यक्ष कौन थे, इस बारे में बात करेंगे। तो आपको इसका, अगर छोटानागपुर संयुक्त संघ यानी कि झारखंड आंदोलन में आपने पढ़ा होगा, और झारखंड आंदोलन में इसका जो सही उत्तर होता है वह सुखदेव महतो का नाम इसमें आता है। तो सुखदेव महतो जो है वह छोटानागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उस दौरान छोटानागपुर संयुक्त संघ के जो अध्यक्ष थे वे सुखदेव महतो थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में नेतृत्व कौन प्रदान किया था 1857 की क्रांति में, यानी कि सिपाही विद्रोह के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व किन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर है अर्जुन सिंह ने 1857 में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता के रूप में अर्जुन सिंह जी का नाम झारखंड में अमर है।
नेक्स्ट है महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था या झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। आपने महाभारत में किस नाम से पुकारा जाता था और भी मुगल काल में किस नाम से पुकारा जाता था, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। तो महाभारत काल में इसे पुंडरीक देश के नाम से पुकारा जाता था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड को किस किस काल में किस किस नाम से और पुकारा जाता था। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको जानकारी भी बढ़ जाएगी। तो आप कमेंट करेंगे कि महाभारत काल में जैसे पुंडरीक देश था उसी प्रकार से मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था, मौर्य काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था और आपका ऐतरेय ब्राह्मण में क्या नाम दिया गया है। ये सभी आपके कमेंट सेक्शन में होने चाहिए, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी, जिसे झापा के नाम से जाना जाता है, के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुई है वह स्थापना हुई थी 1949 में, यानी कि 5 मार्च 1949 को झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। और झारखंड पार्टी का जो पहले संस्थापक सदस्य थे, यानी जो संस्थापक थे वे जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह का नाम इसमें आता है और यह जयपाल सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट झारखंड के लिए माना जाता है। झारखंड मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र में आता है, पढ़ा चुका हूँ और इससे संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है, तो इसमें कुछ चर्चा करने का जरूरत नहीं है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि जलवायु क्षेत्र क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, राजरप्पा मंदिर किन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजरप्पा का मंदिर जो माता का मंदिर है, शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। अक्सर आप देखे होंगे, न्यूज़ों में सुने होंगे, इस बार जब बाढ़ भी आया था तब भी राजरप्पा मंदिर के बहुत सारे न्यूज आए थे। और राजरप्पा मंदिर किन 2 नदियों के संगम में बसा हुआ है, तो वह है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में। दामोदर और भेड़ा नदी, भेड़ा या भेड़ा भी लिखते हैं, कोई बात अंतर नहीं है। तो वह दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर यह जो है संगम पर यह बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। आपको बता दें कि डीवीसी की जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट में से एक बांध तिलैया में भी बनाया गया था जो कि बराकर नदी पर, और यह बांध बराकर नदी पर कोडरमा जिले में है और 1953 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यानी कि 1953 ईस्वी में कोडरमा जिले के बराकर नदी पर जिस बांध का निर्माण हुआ था उस बांध का नाम है तिलैया बांध। यानी कि तिलैया बांध कोडरमा जिले में है, बराकर नदी पर है और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है तुरामडीह, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है दोस्तों। तुरामडीह जो कि पूर्वी सिंहभूम में है और जादूगोड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तुरामडीह का संबंध किस खनिज पदार्थ से है। तुरामडीह का संबंध किस खनिज पदार्थ से है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह यूरेनियम से संबंधित है। आप जानते हैं अभी ऊर्जा के रूप में यूरेनियम का जो है बहुत ही बड़ा मांग है और ऊर्जा के रूप में यूरेनियम की झारखंड में अद्वितीय भंडार है जो कि कहीं नहीं है। पूरे भारत में यूरेनियम उत्पादन में झारखंड नंबर 1 में ही आता है। नेक्स्ट प्रश्न को जाएंगे। झारखंड में मुख्यतः या मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें होती हैं। यह क्वेश्चन ट्रिकी है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यह क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी है दोस्तों। तो झारखंड में जो है यह झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो है फसल उपजाए जाते हैं या फसलों के कितने प्रकार हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आपके लिए यह जानना जरूरी है। यहाँ पर 4 प्रकार की फसलें होती है। कौन कौन? भादों के महीने में भदई, अगहन के महीने में अगहनी, उसके बाद रबी और इसके अलावे अन्य जो खरीफ फसलें या जायद फसलें होती है उन फसलों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो इन फसलों की खेती यहाँ पर होती है। DBTL नेक्स्ट है
DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है उसके अंतर्गत, DBTL के अंतर्गत यह प्रश्न पिछला JPSC में पूछा गया था कि DBTL के तहत किस वस्तु का सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश में पहला स्थान लाया था। DBTL के तहत झारखंड कौन से चीज़ का जो अंतरण था, सीधा अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था, उसके अंतर्गत कौन से ऐसा चीज़ था जिसके ट्रांसफ़र में या जिसके पैसे की ट्रांसफ़र करने में झारखंड पहला स्थान था, तो वह है दोस्तों किरोसिन तेल। याद रखेंगे, किरोसिन तेल जिसे झारखंड में मिट्टी का तेल भी कहा जाता है और मिट्टी का तेल के रूप में इसे पहचान मिली हुई है झारखंड में। नेक्स्ट जाएंगे, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में लगी है। दोस्तों झारखंड का लगभग 70.63% आबादी जो है यानी कि 70.63% आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है और कृषि पर निर्भर रहती है। तो झारखंड का 70.3% जो है लोग कृषि कार्यों पर अभी भी आश्रित है और ऐसा देखा गया है कि यहाँ का जो आश्रित है कृषि का जो प्रकार है, इस प्रकार में इतने लोगों का आश्रित होना बहुत ही आश्चर्यजनक है और लोग इस कारण से बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, यह जो आंसर है वह 2011 की जनगणना को उठाया गया यानी कि लेटेस्ट जनगणना के अनुसार यही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मात्रा में झारखंड में कौन सी मिट्टी है। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी है। झारखंड का 90%, झारखंड में जो है 90% जो है भूमि में 90% भूमि में लाल मिट्टी है और इसमें छोटानागपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से झारखंड का छोटानागपुर क्षेत्र में अगर आप मैप में देखेंगे, झारखंड की मिट्टिया सेशन जो मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो मैपिंग है उस मैपिंग में आपने देखा होगा कि पूरे झारखंड में लगभग आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। छोटानागपुर क्षेत्र मुख्य रूप से लाल मिट्टी, यहाँ लो अयस्क की प्रधानता होती है, इस कारण से यहाँ की मिट्टी लाल, चूँकि यह पठारी भाग है और मिट्टी का कलर यहाँ लाल होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में है। देखिए यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आज भी पूछा जाता है, क्योंकि हजारीबाग अभ्यारण्य पहले कहीं और जिला में था या नहीं था यह जानना भी जरूरी है, परंतु अभी वर्तमान में हजारीबाग अभ्यारण्य जो है वह हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तत्कालीन सरकार जो थी उन्होंने की थी 1976 ईस्वी में, जब ये संयुक्त बिहार था। संथाल परगना SPT कानून किस वर्ष से लागू हुआ था। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली है कि संथाल परगना और सैनिक विद्रोह एक ही समय हुए थे। संथाल परगना काश्तकारी कानून 1857 में लागू हुई। दोस्तों 1857 में SPT एक्ट लागू हुई थी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है वह 1857 ईस्वी में लागू हुई। नेक्स्ट है पाइका क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, पाइका एक नृत्य है। इसमें रंग बिरंगे पोशाक के साथ सैनिक वेश धारण करके जो यहाँ की आदिवासी बाहुल क्षेत्रों हैं वे लोग नृत्य करते हैं और इसे ही पाइका का नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से झारखंड में जो धनबाद और बोकारो का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के नृत्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोहराय। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी जनजाति कौन है और उसके बारे में भी बात किया हूँ। तो सोहराय अगर बात करें तो संथालों की सबसे बड़ी त्यौहार मानी जाती है। संथाल जनजाति की सबसे बड़ी त्यौहार जो है वह सोहराय है। नेक्स्ट है कौन सी एकमात्र जनजाति जो है कि झारखंड में है, यानी कि पूरे भारत में एक ऐसी जनजाति है जो कि झारखंड में निवास करती है, तो वह जनजाति है बिरजिया। बिरजिया जनजाति जो है वह सिर्फ झारखंड में निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि बिरजिया जो है वह झारखंड में है और इसका जो जनजाति है वह और किसी राज्य में नहीं निवास करती है। बिरजिया मुख्य रूप से झारखंड की एकमात्र जनजाति है। एक
नाटक है कोचे कड़वा। कोचे कड़वा एक नाटक है, इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता दोस्तों सोलेमन मुर्मू है। सोलेमन मुर्मू द्वारा लिखा गया है ये कोचे कड़वा नाटक, और इसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट जाएंगे, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जिले में स्थित है, बोकारो में है। ठीक है, मोहन कुमार मंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिला आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो आपदा प्रबंधन चैप्टर से है झारखंड में आपदा प्रबंधन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न भी इसमें बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे भी लेना जरूरी है। तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो इसको डीसी भी कर सकते हैं, या जिला दंडाधिकारी कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कोई भी एक इसमें से होगा। तो यह आपका जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष वही होता है और उसी के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान आपका झारखंड में रांची में स्थित है, जिसके कांके बोलते हैं, कांके में है, और इनकी स्थापना सन 1918 ईस्वी में हुआ था, और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये एक तरह का एसाइलम है जहाँ पर मानसिक विकृति या मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से 21 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उस बारे में हम चर्चा किए, और उसके साथ साथ जो रिलेटेड बातें थी उन बातों को चर्चा की। यह जो टॉपिक वाइज आपका पढ़ाई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आपके लिए वन लाइनर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यही प्रश्नों को उनसे भी पूछें और खुद उनको बोलें पूछने के लिए, और बार बार इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएंगे तो आपके वे प्रश्न स्वतः ही याद हो जाएंगे। झारखंड सार संग्रह का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके और आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। जेपीएससी की परीक्षा शैली पर आप जानते हैं कि क्या होना है, यह किसी को 11th आवर तक पता नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा कि 4th वीक ऑफ मार्च एक एग्ज़ाम का इंटरव्यू का डेट घोषित किया गया था, और 4th वीक ऑफ मार्च पार हो चुका है। तो ऐसे में रिजल्ट ही नहीं दिया अभी तक, तो ऐसे में उसकी इंटरव्यू होना लाजमी नहीं, और स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि यह लापरवाही की हद है, जिसमें कैंडिडेट के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, और अभ्यर्थियों का जो धैर्य का परीक्षा ली जा रही है। चलिए आप भी धैर्यमान बने, भगवान से मनाएं कि आपकी परीक्षा 2 मई को हो जाए, और जल्द से जल्द आपका रिजल्ट भी दे दिया जाए, ताकि आप कहीं जाके अपनी सेवा दे सकें। इसी के साथ मैं आपको और एक बार अग्रिम शुभकामना देता हूं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। धन्यवाद, जोहार। और अगर आप राजगंज या धनबाद या बरवड्डा या उसके आसपास के किसी क्षेत्र में हैं तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट राजगंज में इस बार फ्री है, और फुल लेंथ की टेस्ट होगी, जो आपका तैयारी को आंकने का सबसे बेहतर तरीका है। तो आप सभी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। धन्यवाद, जोहार।